नमस्कार। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं प्रभात गोस्वामी और मेरे साथ हैं राधिका। हेलो दोस्तों, हमारे आसपास अनेक विसंगतियां बिखरी हुई हैं। समाज से राज यानी राजनीति तक, खाद्य पदार्थों से लेकर रिश्तों तक मिलावट नजर आती है। धर्म से अर्थ तक बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन विसंगतियां भी साथ साथ चलती रहती हैं। साहित्य से लोक हित तक विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। व्यंग्य इन्हीं विसंगतियों के विरुद्ध एक धारदार हथियार है। साथियों, हथियार से होने वाले घाव तो चिकित्सा से भर जाते हैं, पर शब्दों की तलवार से होने वाले घाव जीवन भर टीस देते रहते हैं। व्यंग्य आपको सचेत करता है, विसंगतियों के विरुद्ध खड़े होकर उनका विरोध करने का साहस देता है। व्यंग्य आत्म साक्षात्कार करवाता है। आजादी से पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल से लेकर दूसरा दौर आजादी के बाद का है, जहां डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, डॉक्टर हरीश नवल, गोपाल चतुर्वेदी, अरविंद तिवारी, कैलाश मंडलेकर, सुभाष चंद्र, पिलकेंद्र अरोरा, अनूप मणि त्रिपाठी, शशिकांत सिंह शशि, डॉक्टर लालित्य ललित तक अनेक पीढ़ियों ने व्यंग्य को समृद्ध किया है। राजस्थान में भी व्यंग्य की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ पर मदन केवलिया से लेकर पूरन शर्मा, यशवंत कोठारी, यश गोयल, आदर्श शर्मा से लेकर अतुल चतुर्वेदी, बुलाकी शर्मा से लेकर फारूक आफरीदी और अजय अनुरागी जैसे अनेक व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने राजस्थान की धरती से व्यंग्य साहित्य को परवान चढ़ाया। सौभाग्य से आज हमारे साथ स्टूडियो में व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अजय अनुरागी मौजूद हैं। स्वागत है अजय जी। धन्यवाद, नमस्कार। अजय जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम हमारे सभी लिसनर से उनका तारुफ करवा दें। बॉक्स एफएम पर आज हमारे मेहमान हैं वो जिनके पास है ज्ञान का भंडार, डॉक्टर अजय अनुरागी। वे एक और अंतर्दीप और अलग के संपादक हैं। उन्होंने आदमी से सावधान, चरणम शरणम गच्छामि, चापलूसी का अनुशासन जैसे प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह लिखे हैं। उनके व्यंग्य उपन्यास जयपुर तमाशा और बीच में सड़क, नाटक संग्रह रॉन्ग नंबर और कविता संग्रह इस नदी के अंत में ने साहित्य में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। डॉक्टर अनुरागी को राज साहित्य अकादमी का देवीलाल सामर पुरस्कार 2023 और जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का यशवंत सुचल पुरस्कार 2023 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए आज हम उनके साथ उनके साहित्यिक सफर पर एक नजर डालते हैं। अजय जी से हम बातचीत करना शुरू करें से पहले एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अजय जी, हम एक बार फिर से उस दौर में लौट जाते हैं जहां हर लेखक, हर कलाकार के साथ में यह बात जुड़ी होती है कि वो किसी न किसी अभिरुचि से जुड़ा होता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह अभिरुचि अब उसकी आवश्यकता बन गई है। हर आदमी लेखक नहीं बन सकता। हमारे आसपास बिखरी विसंगतियां हैं, लेकिन एक व्यंग्यकार उनको पैनी दृष्टि से देखता है और उसको पकड़कर उस पर कटाक्ष करता है, व्यंग्य लिखता है। आप किन ऐसे व्यंग्यकारों से प्रभावित रहे या आपको ये अंतः प्रेरणा कैसे जगी कि आपको व्यंग्य लिखना है? धन्यवाद प्रभात जी। व्यंग्य की जो शुरुआत है मेरी, वो शुरुआत बाद में होती है, लेकिन उससे पहले मैं कविता के माध्यम से व्यंग्य को प्रकट करता रहा और कई दिनों तक मैंने कविताएं लिखी जिनमें व्यंग्य भी होता था। लेकिन मुझे बहुत जल्दी ये पता लग गया कि जो गद्य की मारक शक्ति है, वो शक्ति कविता से कहीं ज़्यादा सशक्त है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि जो गद्य होता है, वो गद्य अपने आप में इतना समर्थ होता है कि उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कविता में अगर हम बात करें तो संकेतों में हम अपनी बात कह सकते हैं और उसका जो सांकेतिक अर्थ है वो ज़रूरी नहीं कि वो एकदम त्वरित गति से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाए, लेकिन गद्य में जो व्यंग्य की स्थिति है वो
कई बार इतनी त्वरित होती है उसकी मारक क्षमता कि तात्कालिक उसका असर हम जिसको केंद्र बना कर के लिख रहे हैं उस पर हो जाता है, और उसके परिणाम भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छे न सही मगर एक सुधार की प्रक्रिया शुरू अवश्य हो जाती है। प्रभात जी। जी, एक बहस काफ़ी लंबे समय तक चली जी कि व्यंग्य एक विधा है या एक स्पिरिट है। हालांकि ये कहा भी जाता है कि आज़ादी से पहले के भारत को देखना और समझना हो तो आप प्रेमचंद को पढ़िए, और आज़ादी के बाद के भारत को अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको वरिष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को पढ़ना होगा। तो यह व्यंग्य स्पिरिट है या विधा है, इस पर लंबी बहस चली। बाद में अंततः यह मान लिया गया कि व्यंग्य हिंदी साहित्य की एक विधा है। आपने अपने अध्ययन के दौरान इस दोनों दौर को पढ़ा भी है। कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि आज़ादी के पहले का व्यंग्य का क्या स्वरूप था और आज़ादी के बाद में व्यंग्य ने किस तरह नई करवट ली। प्रभात जी, व्यंग्य जो है प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आता है। हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं अगर उनका स्वरूप सही नहीं है, सही का तात्पर्य वो मानव के लिए उपयोगी नहीं है या उसके हित में काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह मानव विरोधी है। और जैसे ही कोई चीज़ मानव और समाज के विरोध में उतरती है तो उस पर सबसे पहले दृष्टि लेखक या व्यंग्यकार की जाती है, और वो सबसे पहले उस पर अपने ढंग से प्रतिक्रिया देता है। जिस तरह से कवि अपने कविता के माध्यम से सांकेतिक अर्थ के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, लेकिन जो व्यंग्यकार है उसकी लड़ाई एकदम सीधे तौर पर होती है। इसे आप मुठभेड़ कह सकते हैं कि एक साहित्यिक मुठभेड़ है जो सीधे सीधे जिस जो कमी है या जो कुछ विसंगति है उसके प्रति होती है उसकी, और ये लड़ाई धीरे धीरे एक बड़ी आक्रामक होती जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक तरह से कुछ नुकसान भी उस लेखक को उठाने पड़ते हैं। तो यह जो लड़ाई है ये सीधी सीधी टकराहट है, सीधे सीधे हम उस समस्या से जूझते हैं और जूझ करके हम एक व्यंग्य की शुरुआत करते हैं, और ये व्यंग्य आगे जा कर के धीरे धीरे एक और रचनात्मक रूप लेकर के समाज में आगे बढ़ता है। जी, ये भी कहा जाता है कि व्यंग्य की एक अलग शैली, एक विशिष्ट भाषा होती है। हमारे श्रोता यह जानना चाहते हैं कि व्यंग्य साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे आप अलग पाते हैं। जी, वैसे व्यंग्य का जो अर्थ है व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति है। अब व्यंजनापूर्ण जो अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति के लिए जो व्यंग्यकार है वो अपनी शैली का चयन करता है। उसे लगता है कि मैं इस समस्या को या इस विषय को जिस ढंग से अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकूं, वो उसकी एक शैली बन जाती है। तो हम देखते हैं कि कई बार जो शैलियां हैं अब व्यंग्य में बहुत अनेक स्तरों पर आगे बढ़ रही हैं और सामने आ रही हैं। चाहे वो संवाद शैली हो, जिसमें हम नाटक को भी ले सकते हैं, कथात्मक शैली भी हो सकती है, उसमें इतिवृत्तात्मक जिसे गद्य व्यंग्य कहा जाता है, इतिवृत्तात्मक शैली भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी शैलियां हैं, और हम ये इन शैलियों के कारण ही कई बार जो भी आपने बात उठाई थी कि ये शैली है या ये विधा है, इसकी जो मूल जड़ है वो ये है कि व्यंग्य कई शैलियों में लिखा जा रहा है। तो इसलिए ये भ्रांतियाँ उस समय भी होती रही हैं कि ये व्यंग्य शैली है या विधा है, लेकिन जब किसी विधा का स्वरूप निर्धारित हो जाता है और बन जाता है तो उसके बाद हम उसे विधा कह सकते हैं। और यह जो व्यंग्य है इसका पूरा शास्त्रीय स्वरूप बन चुका है, इसलिए यह एक निश्चित रूप से विधा है। और इस विधा के माध्यम से हम देखते हैं कि जो साहित्य की दूसरी विधाएं हैं, जिन विधाओं में हम अपने जीवन की सहज अभिव्यक्तियों को आयाम दे सकते हैं, वे सारी सहज अभिव्यक्तियाँ व्यंग्य में सहज न हो करके असहज अभिव्यक्तियाँ हो जाती हैं कि जिनसे लेखक खुद भी टकराता है और सामने वाली समस्या को या समस्या के प्रति भी अपनी टकराहट और अपना जो उद्वेलन है वो प्रकट करता है। जी, व्यंग्य में कथ्य महत्वपूर्ण है या भाषा,
यह भी एक कई बार हमसे कुछ श्रोता या दर्शक पूछते रहते हैं, आपके विचार में व्यंग्य में कथ्य, जबकि मैं समझता हूँ कथ्य हर रचना के लिए एक नींव का काम करता है, और उस नींव पर जो भवन खड़ा होता है और जिसको एक नया आकार दिया जाता है, उसका शिल्प कह लीजिए, उसको सजाया संवारा जाता है, तो आपके विचार से भाषा महत्वपूर्ण है या कथ्य? देखिए, कथ्य तो खैर हर रचना में होना ही चाहिए, वो तो उसका प्राण तत्व है, लेकिन व्यंग में जो भाषा है उसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो भाषा होती है वो भाषा ही व्यंग को अपने उच्चतम स्तर तक ले जाती है और उसे मूल जो उसकी अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार भाषाई जो सौष्ठव है वो सौष्ठव व्यंग के माध्यम से निखर करके ज़्यादा सामने आता है। जी दोस्तों, व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में इस समय हम रूबरू हो रहे हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार अजय अनुरागी जी से। आपसे बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आइए इस बीच हम सुनते हैं प्रदक्षिणा की आवाज में अजय अनुरागी जी का एक व्यंग्य, एक वीडियोग्राफी कांड। सर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। उनका तारुफ ज़रा मैं अपने लिसनर से करवा दूं कि वो उज्जैन से हैं और एक बहुत ही मशहूर सुपरिचित व्यंग्यकार हैं। उज्जैन में आयोजित टेपा सम्मेलन का मंच संचालन उन्होंने कई वर्षों तक किया और व्यंग के अलावा वो धार्मिक विषय पर भी कई पुस्तकें लिख चुके हैं। वैसे पेशे से लेक्चरर हैं, लेकिन व्यंग में और लेखन में उनकी काफ़ी पहचान है, काफ़ी रुचि है। व्यंग पढ़ने से पहले आइए उन्हें भी जान लें कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो सर। हाँ, हेलो जी, आपकी इजाज़त से और जो भी स्टूडियो में हमारे गेस्ट बैठे हैं उनकी इजाज़त से मैं व्यंग पढ़ना चाहूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो इसका शीर्षक है विवाह, एक वीडियोग्राफी कांड। आजकल शादी एक सामाजिक कांड न होकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कांड बनकर रह गई है। कृपया शादी समारोहों को समाज की नजरों से ना देखें, केवल कैमरे की नजर से ही देखें। पूरी शादी में बारातियों से ज्यादातर वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर ही फुदकते रहते हैं। वे दूल्हा दुल्हन दोनों को नचाते फुदकाते भी रहते हैं और दूल्हा दुल्हन अच्छे से अच्छे पोज के लिए खराब से खराब प्रभाव छोड़ते चले जाते हैं। शादी में कैमरामैनों की फौज देखकर लगता है कि आयोजन केवल फोटो और वीडियो शूटिंग युद्ध के लिए किया जा रहा है, जहां कैमरे से कैमरे भिड़ जाते हैं, पोज से पोज टकरा जाते हैं और एंगल से एंगल लड़ जाते हैं। दूल्हे दुल्हन की नजर में शादी का कोई सामाजिक महत्व है ही नहीं, केवल समारोह का महत्व है। सम्मानजनक तो ये रहता कि अतिथियों को इसमें आना ही नहीं चाहिए था। कार्ड भेजा था तो लिफाफा भेज देते, इतनी श्री हो जाती। अतिथि शादी में आकर फोटोग्राफी में व्यवधान तो नहीं डालते। रिश्तेदारों ने शादी में पहुंचकर फोटोग्राफों का काम बढ़ा दिया है। फोटोग्राफर रिश्तेदारों को बार बार हटाते हैं, कभी उन्हें आगे सरकाते हैं, कभी उन्हें पीछे धकियाते हैं। उन्हें हटाते हटाते उनके हाथ दुखने लगते हैं। वे कैमरे को देखें कि रिश्तेदार को? कब तक रिश्तेदारों को कैमरे की नजर से देखा जा सकता है? रिश्तेदार आदत से लाचार हुआ करते। मनुहार के साथ आमंत्रित किया गया है तो हर फोटो में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, हर फोटो का मजा लेना चाहते हैं। मतलब ये कि हर अवसर पर कैमरे में घुसना चाहते हैं। चाय भी पी रहे हैं तो कप के साथ फोटो होनी चाहिए। प्लेट उठाकर गुलाब जामुन से भर ली है तो भी फोटो हो। मतलब कि हर गतिविधि का फोटो उतरवाने को तैयार रहते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे उबासी लेने वाले रिश्तेदार भी कैमरे को देखकर सचेत हो जाता है। कैमरा आयोजनों में उदासियों और उबासियों को भी तोड़ने का महत्वपूर्ण काम करता है। कुछ लोग सिर्फ फोटो के लिए ही आयोजन में आते हैं और जब फोटोग्राफर टरका देता है तो सेल्फी ले लेते हैं। दोस्तों, आज विवाह खुशियों की धमाल नहीं बल्कि एक ये आयोजन अब कैमरे का कमाल हो गया है। लोग कैमरे की नजर में रहना पसंद करते हैं। विवाह के प्रारंभ में फोटोग्राफर दबाव में रहता है, किसे कैमरे में खींचे या किसे साइड से खींचे, किसे हटाएं, किसे सरकाएं।
थोड़ी देर बाद वो सबको दबाव में ला देता है और पूरे आयोजन में उसका दबदबा बना रहता है। पूरी बारात को कंट्रोल करने के लिए वो अकेला काफी होता है। जिधर कैमरा है उधर अनुशासन है। माता पिता दबाव में हैं कि विवाह आयोजन में उनकी चल नहीं रही है। फिर उनसे पूछिए कि साथ में ये बारात क्यों चल रही है? इन बारातियों की परेड क्यों करवा रहे हो? इनको बुलाया क्यों है? दूल्हे ने दुल्हन को पसंद किया, दुल्हन ने दूल्हे को पसंद किया और दोनों ने मिलकर फोटोग्राफर को पसंद कर लिया। इसलिए वो उनके प्रत्येक गोपनीय दृश्य में साथ रहता है। फोटोग्राफर दोनों को आसानी से संभाल रहा है। दूल्हा दुल्हन माँ बाप की जगह फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों की हर बात मान रहे हैं, उनके हर आदेश और आज्ञा का पालन कर रहे हैं। माता पिता ने रिश्तेदार और बाराती पसंद किए हैं, इसलिए वे उन्हें संभाल रहे हैं। इस स्थिति में रिश्तेदार केवल अफसोस कर सकते हैं। रोष करने से कुछ नहीं होगा। पूरे विवाह समारोह को दूल्हा दुल्हन ने हाईजैक कर लिया है। ध्यान रहे, विवाह के एल्बम दीमक की नजर में आने से पहले 1-2 बार ही देखे जाते हैं। जिन्हें बड़ी उम्मीद के साथ शूट किया जाता है, उन्हें दीमक बड़ी उम्मीद के साथ एक एक करके सूट करती चली जाती है। जिन्हें कोई नहीं देखता है, अंत में उन्हें सिर्फ दीमक देखा करती है। एक बारात मंडप में पहुंची तो खाते खाते बारातियों ने देखा प्री वेडिंग वीडियो चल रहा है। सब असमंजस में पड़ गए, एक दूसरे से पूछने लगे, ये विवाह हो गया है या अब होगा? दूल्हा दुल्हन ने सामूहिक रूप से पोस्ट वेडिंग से ज्यादा जोर प्री वेडिंग में लगा डाला है। दर्शक आश्चर्यचकित होकर दांतों तले तिनका दबाते हुए बोले, सब प्री में ही हो जाएगा तो पोस्ट वेडिंग में क्या करोगे? उधर के लिए भी कुछ छोड़ दो, उधर बड़ी दुनिया है। उधर के लिए सारा का सारा गोल्ड ओल्ड रहकर रह जाएगा। ये जो कुछ बोल्ड दिखाई दे रहा है ना, बाद में वो सब फोल्ड होता हुआ दिखेगा। अरे रे, ये क्या सीन चल रहा है भैया? पोस्ट वेडिंग वाला काम प्री वेडिंग में ही कर डाला। वाह, क्या करिश्मा है। जो काम हम पोस्ट वेडिंग में नहीं कर पाए, ये लोग प्री वेडिंग में ही निपटाए दे रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी आकाशवाणी हुई, सावधान, समाज बदल रहा है, चुपचाप देखते रहो। प्री वेडिंग शूट का वीडियो तब और मजा देगा जब दो एक बच्चे किलकारी मारते हुए ठुमकेंगे, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरी मॉम की शादी है। समाज ऐसे ही बदलेगा, समाज ऐसे ही टूटेगा। प्री वेडिंग में एक तकनीकी समस्या और आती है कि इसमें तलाक नहीं हो पाता। किससे लोगे तलाक? जिस रिश्ते का कोई तल ही नहीं बन पाया और उस तल को जब तक लॉक नहीं किया गया है, तो तलाक कैसे हो सकता है? तलाक का क्या है? जब जी मिचलाया ले लिया तलाक। छोड़िए इस विषय को। उधर देखिए, पोस्ट वेडिंग में ही जब दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं, तो प्री वेडिंग में विचार मिलने की वैलिडिटी कितनी होगी ये कौन जानता है। मगर वैलिडिटी का क्या है? वैलिडिटी समाप्त होने से पहले ही लोग सिम बदल लेते हैं और जीवन में नई सिम की वैलिडिटी शुरू हो जाती है। बिना विवाह किए, मतलब विवाह पूर्व ही विवाह की जरूरतें पूरी हो जाएं, तो क्यों पड़ा जाए विवाह के इस पचड़े में? प्री वेडिंग से ये सत्य सरलता से जिसकी समझ में आ जाता है, वो पोस्ट वेडिंग के भरोसे रहता भी नहीं है। वैसे भी जो उत्सुकता प्री में होती है वो पोस्ट में होती ही नहीं। फिर भी विवाह होते रहे, यही समाज के हित में है। विवाह न हो तो सब भरे हुए रिश्तेदार भी धरे रह जाएंगे। न फूफा फूलेगा, न मौसा मचलेगा, न मामा मुंह फुलाएगा, न बुआ बिदकेगी, न ताऊ तमतमाएगा, न चाचा चिरमिराएगा। यदि विवाह के अवसर न आए तो ये सब परिजन रूठना भी भूल जाएंगे। इसलिए विवाह होते रहें, रिश्तेदार रूठते रहें। इस बहाने कुछ लोग रिश्तेदारों को मनाते रहें और कुछ खून जलाते रहें। इति वैवाहिक शाश्वत कथायाम समाप्तम। तो ये था हमारा आज का व्यंग। बहुत ही अच्छा व्यंग्य जो न केवल गुदगुदाता बल्कि कटाक्ष भी करता है हमारी सामाजिक विसंगतियों पर। और अब हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं डॉक्टर पिलकेन अरोड़ा जी। हम चाहेंगे कि इस व्यंग्य पर वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें।
अजय अनुरागी जी के व्यंग को मैंने अभी सुना और काफी अच्छा वाचन अभी इस व्यंग का किया गया। ऐसे व्यंग प्राय अधिकतर विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रहार के रूप में किया जाता है, लेकिन इस व्यंग में हास्य की प्रधानता अधिक है। यानी कहा जाए तो एक हास्य प्रधान व्यंग है, इसमें हास्य का अनुपात व्यंग की तुलना में बहुत अधिक है। आजकल शादी समारोह में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की उपस्थिति को देखकर वाकई कई बार तो आश्चर्य होता है कि वो कई बार तो वर वधू उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर फोटोग्राफर ना हो, वीडियोग्राफर ना हो तो शादी कहीं अधूरी ना रह जाए। ये जो आजकल नई परंपराएं प्री वेडिंग शूट की और पोस्ट वेडिंग शूट की हमारे विवाह संस्कारों में या हमारे इस सामाजिक संस्कार में जुड़ गई, उसको देख के कई बार तो आश्चर्य होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। न रिश्तेदार आपस में ढंग से मिल पाते हैं, बल्कि सब डिपेंड करते हैं फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर पर। ठीक है, शादी की स्मृतियों के लिए एल्बम जरूरी है, वीडियो जरूरी है, लेकिन एल्बम और वीडियो इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ये काफी सोचना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है जो आजकल हो रहा है। तो मुझे लगता है अजय अनुरागी जी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर काफी हास्य स्थितियां इस रचना में प्रस्तुत की है। उसमें काफी प्रभावशाली और सुंदर वाचन यहाँ पर अभी सुनने को मिला। और एक बार फिर मैं बधाई देता हूँ अजय अनुरागी जी को इस व्यंग के लिए। बहुत ही शुद्ध और निर्मल, हास्य के बारे में कहा जाता है कि हास्य शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। हालांकि हास्य लिखना व्यंग से अधिक कठिन होता है, लेकिन अजय अनुरागी जी ने अपनी क्षमता से, अपनी कुशलता से इस रचना को हास्य प्रधान बनाते हुए एक शुद्ध, निर्मल और पवित्र हास्य की सृष्टि की। इसके लिए अजय अनुरागी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए समय निकाला और हमें ये प्रतिक्रिया दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी। दोस्तों, विचारों की संकरी गली से निकलकर रचनात्मकता के खुले खुले चौक की ओर चलते हैं। सोचिए आउट ऑफ बॉक्स, इसलिए सुनते रहें बॉक्स एफएम। मैं हूं प्रभात गोस्वामी, मेरे साथ हैं राधिका, और आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यंग्यकार अजय अनुरागी जी के साथ। 1 मिनट लेना चाहूँगी सर बीच में। अगर इस दौरान आपको लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई व्यंग के विषय में आपकी कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है, कुछ और बात है, तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर 7339990969, इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 9116565744, इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स एफएम का जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो चैट रूम है, वहाँ पर जाकर भी आप अपना क्वेश्चन, अपना फीडबैक, अपना आंसर या जो भी बात आप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। हम जैसे ही आप भेजेंगे वो यहाँ पहुँचेगा और हम उसे हमारे शो में शामिल करेंगे। जी सर। जी अजय जी, व्यंग्य में उपन्यास की भी एक सुदीर्घ परंपरा रही है। श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी एक कालजयी उपन्यास माना जाता है, और आज भी व्यंग्य उपन्यास पर अगर कहीं भी बहस होती है, चर्चा होती है, तो हम राग दरबारी का जिक्र बहुत आदर के साथ करते हैं। अजय जी, आपने भी जयपुर तमाशा उपन्यास लिखा। इसके अलावा रॉन्ग नंबर नाटक में आपको राजस्थान साहित्य अकादमी से देवीलाल सामर पुरस्कार भी मिला। उपन्यास लिखना व्यंग में एक कठिन पहल मानी जाती है, क्योंकि किसी 500 या 1000, 1500 शब्दों की रचना में व्यंग को बनाए रखना इतनी बड़ी चुनौती नहीं होती जितना अगर आप 250 से 300, 400 पेज के उपन्यास को लिखते हैं और अंततः व्यंग की धारा को लगातार प्रवाहित करना, ये अपने आप में एक कठिन माना जाता है। आपने व्यंग उपन्यास लिखा, आपका अनुभव कैसा रहा? और आप वो हमारे श्रोता जिनमें कुछ लेखक भी हैं, अगर वो व्यंग उपन्यास लिखना चाहें तो आप उनको क्या मार्गदर्शन देंगे? प्रभात जी, व्यंग उपन्यास लिखना एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि व्यंग का जो लेखन है वो एक निर्धारित सीमा में होता है जी, जिसे आप शब्द सीमा कह सकते हैं या पृष्ठ सीमा भी कह सकते हैं। लेकिन जो उपन्यास की सीमा है वो सीमा थोड़ी बड़ी है, और वो लगभग
मान सकते हैं हम 100 पृष्ठों से लेकर के आगे कितने भी पृष्ठ हो सकते हैं वहाँ तक जाती है। और फिर ख़ास तौर से उसमें एक कथा को साधना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक कथा तत्व होता है उपन्यास में, और उस कथा तत्व को साधने के लिए उस लेखक को बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि उसे शुरू से लेकर अंत तक ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं इस उपन्यास में इस कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरा, उस कथा के साथ साथ जो अन्य सहयोगी कथाएं हैं उनका भी उसे ध्यान रखना पड़ता है कि भाई दूसरी जो कथाएं हैं, गौण कथाएं हैं, उन कथाओं को भी मैं ला कर के इस बड़ी कथा के साथ जोड़ रहा हूँ, तो उसमें कहीं ऐसी कोई त्रुटि या ऐसी कुछ कमी न रह जाए कि जिसके कारण वो कथा छिन्न भिन्न हो जाए और जो लक्ष्य साध करके लेखक लिख रहा है उपन्यास, वो लक्ष्य कहीं अधूरा न रह जाए। तो इसके लिए उस कथा की एक तरह से पूरी साधना, मैं सोचता हूँ साधना शब्द थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कठिन है, बल्कि एक तरह से उस कथा के भीतर रमना पड़ता है। और वो कथा जब तक हमारे भीतर न रमेगी और हम कथा के भीतर नहीं रमेंगे, तब तक वो एक पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लेखन की आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम देखते हैं कि एक व्यंग के भीतर तो हो सकता है कुछ 1-2 पात्र भी हो सकते हैं जिनको घटना या आधार बना करके हम अपने व्यंग को पूरा कर सकते हैं जी। लेकिन उपन्यास तो अपने आप में एक जीवन है पूरा, और उस पूरे जीवन को जिस तरह से उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है गद्य का, उसी तरह से एक पूरे का पूरा जीवन इस उपन्यास में समाहित होता है। तो केवल हम एक पक्ष को लेकर के उपन्यास की रचना नहीं कर सकते। जब तक हम समाज के पूरे परिदृश्य को समझेंगे नहीं और समझ करके जब तक हम उसे प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उपन्यास लेखन संभव नहीं होता है। एक पूरे समाज को जीना पड़ता है उपन्यास लेखन में, हम अपने आसपास की परिवेश को और इनको जी। और व्यंग पर बातचीत चल रही है। अजय अनुरागी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर व्यंग हमने अभी पढ़ा और बातचीत उनसे चलती रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो गया कि हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लें। और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस ब्रेक के उस पार भी हम आपको यहीं मिलेंगे। आप सुनते रहिए बॉक्स एफएम। कैसे कहूँ क्या मैं हूँ, बिन कहे क्यों चलता रहूं, हारा ही हूँ हमरा ही बनूं, रुखसत हुआ मैं रिहाई चुनूं। क्या सोचूं क्या इश्क करूं ना समझूं, बस करता रहूं। क्या समझूं या इश्क करूं ना समझूं, मंजर में कहूं वक्त की कमी सबको भी खली, जीने की वजह तो मुकम्मल हुई, सुबह में महकी है रात से जगी, राहों से दूर खुशबू अनकही। क्या समझूं क्या इश्क करूं ना समझूं, बस करता रहूं। क्या समझूं या इश्क करूं ना समझूं, मंजर में कहूं हेलो एंड वेलकम बैक। बॉक्स एफएम पर हम सब इस वक्त सराबोर हैं व्यंग के रंग में। स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात गोस्वामी और अजय अनुरागी जी। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर, ओवर टू यू। अजय जी, आपने व्यंग्य के अलावा बाल साहित्य पर भी काम किया। आपने आलोचना, कविता, नाटक पर भी हाथ आजमाया। निरंतर इतनी विधाओं पर लिखना एक साथ, इन विधाओं को साधना, ये भी एक साधना का काम है। आपने इतनी विधाओं पे काम किया, तो क्या कभी आपको कोई परेशानी नहीं हुई?
नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि रुचि का काम है, इसलिए ये आनंद देता है, सुख देता है। बल्कि अलग अलग चीज़ों को लिखते हुए कुछ अलग तरह के अनुभव भी होते हैं। जी जैसे व्यंग लिखते समय कुछ अलग तरह का अनुभव होता है। फिर उपन्यास, अगर व्यंग उपन्यास लिखे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी अनुभव अलग है, लेकिन कुछ बेचैनी ज़्यादा रहती है और लंबे समय तक रहती है, क्योंकि ये कथा बहुत लंबी चलती है और कई कई दिन और महीनों तक चलती रहती है, तो उसमें डूबे रहना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ पत्रिकाएं या कुछ ऐसी ज़रूरतें हो जाती हैं कि वो विधा लिखवा लेती हैं। जैसे बाल साहित्य में लिखता नहीं था, लेकिन एक प्रकाशक थे तो उन्होंने कहा कि आपको बाल साहित्य में कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं लिख सकता हूँ। बोला नहीं, लिखनी पड़ेंगी। तो उसके बाद फिर मैंने बाल साहित्य में कहानियाँ लिखी, तो वो कहानियाँ के 2-3 संग्रह छापे उन्होंने। फिर कुछ उनके लिए, बच्चों के लिए गीत लिखे, तो उनकी भी बड़ी किताबें उन्होंने छापी। फिर बाल साहित्य में कुछ एक उपन्यास जैसे भी लिखे मैंने। तो वो मतलब लिखवा, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें लिखवा दी जाती हैं जी लेकिन रुचि तो होती है, लेकिन अपन उस विधा में पारंगत नहीं होते, इसलिए शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं लिखी जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें लिखते हुए भी आनंद आने लगता है और ऐसा लगता है कि भाई मैं इसमें लिख सकता हूँ। जी श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अजय अनुरागी जी शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल में, और इस तरह से आपने बाल साहित्य पर काफ़ी काम किया। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपने गीत भी लिखे। अजय जी, एक बात आजकल बहुत चल रही है कि बहुत से लेखक कहते हैं कि व्यंग्य का जो विषय है वो ले दे के या तो राजनीति है या साहित्य है, जबकि हमारे आसपास आर्थिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और सबसे बड़ा सामाजिक क्षेत्र है। आज सामाजिक व्यवस्थाएं, समाज में कुरीतियां, समाज में विडंबनाओं का एक चित्र हम देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि व्यंग्य केवल राजनीति या साहित्य पर होना चाहिए, ये या सामाजिक विषय भी एक बहुत बड़ा कैनवास है जिसका उस पर भी लिखा जाना चाहिए? और जी प्रभा जी, व्यंग के कैनवास को अपन देखें तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा है। और विषयों का कैनवास तो सीमित हो सकता है, और व्यंग का कैनवास जो है वो बहुत बड़ा है जी। वो इसलिए भी है कि व्यंग को अगर शुरू में कोई देखता है तो वो एक बड़ी हीन दृष्टि से देखता है। बोला ये व्यंग है, कहीं न कहीं कटाक्ष करेगा, किसी कमी पर हाथ रखेगा, किसी कमजोरी को बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यंगकार मतलब हमेशा केवल कमजोरी को बताता ज़रूर है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं रहती कि कमजोरी को बताऊं। जैसे डॉक्टर की इच्छा ये नहीं रहती कि मरीज़ बीमार होकर मेरे पास आए, लेकिन अगर आ गया है तो फिर उसका इलाज वो बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। तो उसी तरह व्यंगकार ये नहीं चाहता है कि समाज में अव्यवस्था हो, विसंगतियाँ हों, परेशानियाँ हों, संकट हों, कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन जब सामने उसे दिखाई देता है तब फिर व्यंगकार को मजबूर होकर के ये लिखना पड़ता है। तो ये जो व्यंग है ये प्रतिक्रिया में लिखा गया साहित्य है। और विधाएं ऐसी हैं कि जो क्रिया में लिखी जाती है, जैसे कविता है क्रिया में लिखी जाती है, या कहानी भी है तो वो भी एक तरह से क्रिया में ही लिखी जाती है। लेकिन जो व्यंग है वो प्रतिक्रिया की विधा है। पहले क्रिया होगी, उस क्रिया में कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ होगा, तब प्रतिक्रिया होगी। तो इसलिए इस विधा को हम कहते हैं कि ये बहुत विरोध की विधा है, ये बहुत विध्वंस की विधा है, ये बहुत नेगेटिव विधा है, ऐसा समाज में माना जाता है। तो इसका मतलब है कैनवास व्यंग का ज़्यादा बड़ा है, नेगेटिव भी उसमें है और वो पॉजिटिव की ओर ले जाता है। तो उधर का कैनवास भी व्यंग के पास और इधर का कैनवास भी व्यंग के पास है। तो व्यंग के पास बहुत समृद्ध बड़ा पोस्टर है, और उसमें हमारी इच्छा या लेखक की जो इच्छा होती है वहीं वो उंगली रख सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि भी राजनीतिक व्यंग ज़्यादा लिखे जा रहे हैं या साहित्य पर व्यंग ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, तो वो व्यंग इसलिए हमें दिखाई देते हैं क्योंकि जो आजकल राजनीतिक प्रभाव है वो समाज पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। जी। और हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में राजनीति का प्रभाव अपना असर दिखा रहा है। तो इसलिए लेखक सोचता है कि मैं राजनीति पर प्रहार करूं ताकि इस बड़े परिदृश्य को तोड़ने का साहस कर सकूं। तो ये हमें दिखाई देता है। बल्कि ऐसा नहीं है, व्यंग साहित्य और राजनीति से हटकर बहुत से विषयों पर लिखे जा रहे हैं। जैसे भी आपने एक धर्म और अंधविश्वास की बात की, तो उसके प्रति भी लोगों में बड़ा, लेखकों में जो व्यंग लेखक हैं उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा उद्वेलन है। और वो निरंतर लिख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें विडम्बनाएँ दिख रही हैं, जैसे अभी लेटेस्ट कुछ और एक घटना हुई है, उसमें भी एक भगदड़ हुई और लोग मारे गए। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? ये व्यंग का वैसे विषय होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बन गया
क्योंकि स्थितियां इस तरह की पैदा कर दी कि जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग किस लिए एकत्र हुए, और अगर एकत्र हुए तो उनके लिए हमने कोई एक निर्धारित रूपरेखा या उनके लिए एक कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई ताकि वो सुरक्षित रहें। क्योंकि जब हम किसी लोगों को एकत्र करते हैं, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, तो हम ज्ञान पहला तो देते हैं, सुरक्षा का ज्ञान देते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान सुरक्षा का दे रहे हैं और असुरक्षित हो जाए लोग, तो फिर ये व्यंग का विषय हो जाएगा। तो व्यंग यहीं चोट करेगा। और कई बार ऐसा लगता है कि भाई व्यंग यहाँ चोट कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोगों के दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, मगर व्यंग को आप सकारात्मक रूप से लीजिए कि वो अगर कुछ कह रहा है तो निश्चित रूप से व्यंगकार के कहने का उद्देश्य अलग है। जी। तो और कुछ आप पूछना नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमूमन ये माना जाता है कि व्यंग एक नेगेटिव विधा है। मुझे भी एक बार बहुत पहले की बात है, पिछले 2-1 साल पहले की, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे पूछा कि भाई रिटायरमेंट के बाद आप क्या करते हो। मैंने उनसे कहा कि मैं व्यंग्य लेखन करता हूँ। तो उन्होंने उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा यार कुछ और नहीं लिख सकते। तो एक जो कहते हैं कि एक धारणा बनी हुई है कि व्यंग्य विरोध की भाषा, व्यंग्य विरोध करता है, लेकिन किसका विरोध करता है? व्यंग्य उसका विरोध करता है जहाँ विसंगति है, जहाँ विडंबना है, जहाँ कुछ गलत हो रहा है। सरकार भी कहती है कि हमारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसके लिए वो योजना बनाई गई है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी योजना थी जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बनी थी। स्वास्थ्य की एक योजना थी जिस पर यह था कि अगर उसमें 10 लाख 20 लाख रुपए भी लगेगा तो राज्य सरकार उसको सहायता देगी। इस योजना का एक हश्र ये भी हुआ कि कुछ ताकतवर लोगों ने या कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ऊपर तक घुसपैठ थी, उन्होंने अपने नाम भी उस योजना में लिखवा लिए। तो अब आप ये बताइए कि क्या हम इसका विरोध नहीं करें कि जो योजना जिसके लिए बनी है वो पिछड़ रहा है, वो बीमार है, वो अक्षम है, तो हम योजना का लाभ वहाँ तक सही पहुँचाने में मददगार ही तो बन रहे हैं। अजय जी, चलो बातचीत को सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछना चाहूँ। हो सकता है कि इतना आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं उतना इंटेलेक्ट ना हो, पर क्योंकि मेरे सामने 2 व्यंगकार बैठे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम व्यंग लिख रहे होते हैं ना, तो दिमाग में हर चीज़ का सटायर चल रहा होता है, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि वो सटायर और वो व्यंग आम जिंदगी में भी इतना उतर जाता है कि कभी किसी दोस्त को ऐसा व्यंग कर दिया जो मजाक था लेकिन बुरा लग गया? वो क्या ऐसा लगता है कि लेखन रोजमर्रा की जिंदगी में भी कभी कभी आ जाता है व्यंग के साथ में? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो व्यंग है ना, और विधाएं तो हो सकता है कि इतनी जल्दी असर नहीं करती, लेकिन व्यंग का जो असर है वो हमारे जो साथ जितना निकट रहेगा ना उसको ज़्यादा असर करता है। ज़्यादा असर, चाहे वो मित्र हो चाहे और परिजन हो। हम जब बोलते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया इन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। कुछ रिश्तों की उनकी सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, लेकिन व्यंगकार से क्या रुका नहीं जाता। वो क्या बोल देगा, एक बार तो बोल देगा, भले पूरा वाक्य न बोले, लेकिन एक हिंट वो दे देगा। और वो हिंट क्या है कि बहुत से लोगों को बुरा भी लग जाता है क्योंकि वो सीधे सीधे कहा जा रहा है। तो ऐसा भी होता है, जैसे आपने कहा कि बहुत से मित्र और परिजन भी इस बात से दुखी रहते हैं कि ये व्यंगकार हैं और ये बोलने में उनको ऐसा लगता है कि बोलने में अराजक हो गए ये, जबकि अराजक नहीं है, वो है तो एक व्यवस्थित तरीके से बोला गया है, लेकिन उसका अर्थ उनको अराजक लग रहा है क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं दुखती हुई रग है और उस रग को लेखक ने छू लिया है। जी अजय जी, एक बात और कई बार यह बहस भी चलती रहती है कि व्यंग्य एक अलग विधा है, व्यंग्य एक विशिष्ट शैली का लेखन है और उसमें हास्य की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं अगर सुभाष चंद्र जी का नाम लूँ, बड़े व्यंग्यकार हैं देश के, उन्होंने बहुत प्रखर व्यंग्य भी लिखे, चुभते हुए व्यंग्य भी लिखे, लेकिन अभी हाल ही में मैंने उनका एक संग्रह पढ़ा जिसमें हास्य भी बहुत जम के है। आप उनके हर रचना को पढ़ के ठहाके भी लगाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि व्यंग्य में हास्य की कितनी मात्रा होनी चाहिए या व्यंग्य में हास्य होना चाहिए? ये भी एक बहस की बात है, बल्कि
अभी पिलकेंद्र जी अभी बात कर रहे थे कि वो जो हास्य है वो एक निर्मल हास्य है। वो निर्मल हास्य की भी समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी क्योंकि व्यंग की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन एक हास्य भी होना चाहिए जी क्योंकि हमारे सामने जो स्थितियां हैं वो इतनी विकट हो चुकी हैं कि हमारे भीतर की जो हंसी है वो हंसी समाप्त हो चुकी है। अब बल्कि व्यंग के साथ साथ हास्य का एक संबंध बना हुआ है शुरू से, उसे हास्य व्यंग के नाम से ही जाना जाता है। जी। व्यंग भी अगर कोई लिख रहा है तो वो जो अखबारों के कॉलम हैं या जो दूसरे मीडिया के लोग हैं ना, उसको हास्य व्यंग ही बोलते हैं, उसको मतलब हास्य को उसको जोड़ के रखते हैं। क्योंकि ये जो व्यंग की परिकल्पना है ये थोड़ा बाद में आई, जी उससे पहले हास्य की परिकल्पना थी। जैसे भारतीय साहित्य में अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत साहित्य में हास्य की एक परिपाटी चली आई है, जिसमें एक विदूषक का रोल भी होता था जी 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 नाटकों में, जो संस्कृत नाटकों में। तो वहाँ से वो हास्य की एक परंपरा चल रही है। तो ये जो परंपरा है कि ये परंपरा धीरे धीरे जब हम और आगे आते हैं, चाहे अब जब हम आधुनिक हिंदी की बात करते हैं और आधुनिक काल की बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने नाटक भी लिखे, बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लिखा, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब आधुनिक हिंदी का जब निर्माण हुआ उस समय व्यंग को बड़ा महत्व दिया गया। उनका जो भारत दुर्दशा नाटक है या अंधेर नगरी जो नाटक है, वो अपने आप में व्यंग की एक बहुत सशक्त रचना है। उसे आप व्यंग नाटक भी कह सकते हैं और व्यंग रचना भी कह सकते हैं। तो वो व्यंग अपने आप आया, लेकिन आया क्यों? क्योंकि उस समय जो भारत में विदेशी राज था, उस राज को उखाड़ने के लिए या उस राज की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने के लिए साहित्यकार को नाटक का और व्यंग का सहारा लेना पड़ा। तो उस समय अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली जो कहानी है, जो आजकल लोगों की बन भाजी चुकी है, टकाशेर खाजा, टकाशेर खाजा, ये गीत है उसमें और उसके वो पात्र बोलते हैं अलग अलग। तो वो जो अंग्रेज व्यवस्था थी भारत में, उन्होंने जिस तरह से शोषण किया, जिस तरह से हमारे ऊपर अन्याय को लादा, उस सब का विरोध करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने और भारतेंदु के साथ जो मंडल के लेखक थे अन्य, उन सब ने व्यंग का सहारा लिया। तो इसका मतलब है जब तक व्यंग में अपनी बात नहीं कही जाएगी तब तक सशक्त रूप से अभिव्यक्ति संभव नहीं है। और ख़ास तौर से उनकी जिन विसंगतियों को हम उभारना चाहते हैं वो बिना व्यंग के स्पष्ट नहीं होंगी। अभी जैसे आपने हास्य की बात कही, तो हास्य और व्यंग में थोड़ा अंतर है। हास्य में केवल एक सहज भाव होता है कि निर्मल हंसी होती है कि आपने किसी के कपड़ों के बारे में कुछ कहा, छींटा कसी की, आप हंस दिए और भूल गए। लेकिन व्यंग में ऐसा नहीं होता। व्यंग में अगर आपसे बात की जा रही है, तो अगर किसी कपड़े की खास बात की जा रही है, तो आप किसी खास कोट की बात कर रहे हैं या किसी खास टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बारीक ढंग से उस पर प्रहार करना चाहते हैं। आप एक साधारण बात नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी का मान लीजिए जेब फटी है तो अपन मित्रों में हंस देते हैं, तो एक हल्का हास्य हुआ। लेकिन जब आप किसी गहरी चोट को बताना चाहते हैं कि भाई ये इसका लिबास इस तरह का बना है, तो कैसे बना है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कोई शोषण का सिद्धांत है इसके पीछे, या कोई विशेष प्रभाव जमाना चाहता है ये, तब जाकर के हम देखते हैं कि वो व्यंग में बदल जाता है। जी, अकबर इलाहाबादी ने जो आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी शासन पर बहुत कटाक्ष किए। मुझे उनकी एक पंक्ति याद आ रही है कि हमें भगवान की कृपा ने तो बाबू बनाया है, हमें भगवान की कृपा ने तो बाबू बनाया है, मगर यूरोप के शाला लोग ने उल्लू बनाया है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह अंग्रेज़ हमको बेवकूफ़ बनाकर राज करते रहे, और इस तरह की बातें हास्य होना भी चाहिए। आजकल सबसे मुश्किल काम हो गया है। मेरे एक व्यंग में एक पंच भी आता है कि मुझे एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया। मैं वहाँ गया और मेरे साथ 4 लोग थे। आयोजक ने बहुत आश्चर्य से देखा कि भाई ये 4 लोग कौन है, हमने तो इनका कुछ भी आपको बुलाया नहीं था, इन 4 लोगों को फिर आप कैसे लेके आए। मैंने कहा सर ये 4 लोग वो हैं जिनको मैंने रोज़गार दिया है, ये मेरी रचनाओं पर हंसेंगे, अन्यथा आजकल बढ़ती महंगाई, रोज़ रोज़ लीक होते पेपर, स्कूलों की बढ़ती फीस के ज़माने में कौन हंसता है। बिल्कुल। तो ये एक पंच था, तो उसमें कुछ हंसी भी है, इसमें पंच भी है। चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। व्यंग के रंग प्रभात के संग में श्रोताओं हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार अजय अनुरागी जी के साथ। अजय जी, व्यंग आलोचना का एक जो भी चर्चा होती है कि अभी तक उसका एक विधान तैयार नहीं कर सके हम। आज़ादी के पहले से व्यंग लिखा जा रहा है, आज़ादी के बाद तो बहुतायत लिखा गया,
लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि एक आलोचना शास्त्र तैयार नहीं हो पाया, जिससे व्यंग्य का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। आप और आज भी जो आलोचक हैं व्यंग्य में, वो आलोचना के वही सिद्धांत लागू कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं पर लागू होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि व्यंग्य जैसी विशिष्ट विधा के लिए आलोचना का एक अलग विधान होना चाहिए? देखिए प्रभात जी, आलोचना पहले रचना होगी, फिर उसके बाद आलोचना होती है जी। पहले रचना का विकास होता है, उसके बाद फिर आलोचना की जाती है। जैसे पहले अपन कोई चीज़ बना लेते हैं, फिर बताते हैं भाई इसमें ये कमी रह गई, ये इसमें अच्छी रह गई, इसका स्वाद ऐसा है, इसका रंग ऐसा है। तो इसी तरह व्यंग्य का जो स्वरूप और विधा का स्वरूप जो आया आज़ादी के बाद जिस तरह से बना, तो उसमें मुझे लगता है अभी थोड़ा और वक्त लगेगा कि उसकी पूरी ढंग से आलोचना होगी, क्योंकि अभी तो केवल जो व्यंगकार व्यंग लिख रहे हैं वही आलोचना का दायित्व निभा रहे हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यंग के साथ नाइंसाफ़ी भी है, क्योंकि दूसरी विधाओं में आलोचक अलग से हैं, रचनाकार अलग से हैं। जैसे कविता में हम देखते हैं कि रचनाकार अलग है, कवि अलग हैं, और उसकी आलोचना करने वाले अलग हैं विद्वान। उसी तरह कहानी में भी ऐसे हैं, गद्य में कहानी और उपन्यास के साथ भी ऐसे ही हैं कि उनके आलोचक अलग हैं और रचनाकार अलग हैं। लेकिन व्यंग के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अभी व्यंग गतिशील है, अभी पूरी तरह व्यंग अपने आप में सशक्त होकर के सामने नहीं आ पाया है। इसलिए व्यंगकारों को ही ये दायित्व निभाना पड़ रहा है कि अपनी आलोचना खुद कर रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं उसी की आलोचना कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है शास्त्र बनने में थोड़ा सा समय और लगेगा। और अब स्थितियां ये हो गई हैं कि अब लोग आलोचना की ओर जाना नहीं चाहते, कि उनको ऐसा लगता है कि पहले तो पढ़ा जाए, पढ़ करके फिर लिखा जाए। इतना समय अब लोगों के पास रहा नहीं। और भी साहित्य की दूसरी जो विधाएं, उनमें भी हम आलोचना की जो स्थिति देख रहे हैं, वो भी एक तरह से स्थिति दुर्गति की ओर जा रही है, कि वहाँ भी आलोचक नहीं है, केवल एज ए जिसे आप समीक्षक कह सकते हैं जी, जो केवल छोटी मोटी कम शब्दों में थोड़ा बहुत सूचनात्मक उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। उस तरह की चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब गंभीर चिंतन और मनन के साथ अध्ययन करना और अध्ययन के बाद लिखना, ये जो प्रक्रिया है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और मंद होती जा रही है। तो मुझे लगता है हो सकता है थोड़े दिनों बाद फिर कुछ परिवर्तन हो और फिर से लोगों को ये लगे कि अब व्यंग में लेखक ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इनमें कुछ देखा जाए, तलाशा जाए, तराशा जाए इनको, इनमें क्या कमी रह गई है। तो ये जो आलोचना है ये हो सकता है थोड़ा समय ले पढ़ने में। जी, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। जी, कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताएं और फिर पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कला है। अच्छा जी, कला बताएं। मेरा सर से बस एक ये सवाल था, जैसे एक स्टोरी को लिखने के लिए पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि होती है जिससे प्रिपेयर किया जाता है। क्या व्यंग लिखने के लिए भी कोई पृष्ठभूमि होती है पहले से डिसाइडेड, या मतलब इसकी प्रैक्टिस कैसे, मतलब इसका मंथन कैसे होता है कि वो बिल्कुल पॉइंट पे ही व्यंग, मतलब आजकल लोग कुछ भी लिखते हैं लेकिन एक जो व्यंग वाकई में होता है कि जिस पॉइंट पे आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस, उसका मंथन सर आप कैसे करते हैं? अच्छा, आपने भी अच्छी बात पकड़ ली एक तरह से कि जो अन्य विधाएं होती हैं, जैसे कहानी हुई या कुछ हुई, उसके लिए प्री प्लान किया जाता है, एक प्लॉट तलाश किया जाता है, फिर उसके बाद उसके उस सांचे में हम एक पूरी कथा को डालते हैं। लेकिन व्यंग में आप कह रही हैं कि इस तरह का शायद नहीं होता। इसमें दोनों ही बातें हैं कि कई बार तो जो व्यंगकार है वो पहले से मन में धीरे धीरे घटनाओं को देखता रहता है और सुनता रहता है और एक तय कर लेता है कि मुझे इस फील्ड में इस तरह से रचना लिखनी है। दूसरा यह है कि उसको एक प्रतिक्रिया स्रोत मतलब प्रतिक्रिया के रूप में रचना लिखनी पड़ती है, तो वो तत्काल भी अपना एक नया फॉर्मेट बदल लेता है, तत्काल बनाता है। वो पहले से सोची समझी रणनीति से काम नहीं करता है वो, क्योंकि उसने देखा कि कोई घटना आज घट गई, तो व्यंगकार ये चाहता है कि मैं इस घटी हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया किस रूप में दूं। तो वो तत्काल उसका फॉर्मेट निर्मित करता है और वो तय करता है कि मैं किस ढंग से, किस शैली में इस बात को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ। तो दोनों ही बातें हैं। व्यंग में ज़रूरी नहीं कि पहले से एक सांचा बना के रखा गया हो, और दूसरी बात यह है कि उसमें तत्काल सांचा भी बनाने की ज़रूरत पड़े तो व्यंगकार को बनाना पड़ता है, तभी वो एक तरह से सफल हो पाता है।
ऐसा नहीं है कि भाई व्यंग आज लिख दिया और आज ही ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो आज घट गई हैं वो हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर घटें। जैसे आप देखते हैं कि आजकल वो बार बार ये बताया जा रहा है कि ये जो फ्रॉड हो रहा है ना मोबाइल से, जी, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के लिए आप देखते हैं कि कितने सूचनाओं के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि आप अपना OTP नहीं दें, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएं, आधार कार्ड नहीं बताएं, कोई LIC अगर कर रखी है तो उसके बारे में जानकारी नहीं दें। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जो बहुत समझदार लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक लोग हैं, वो भी फंस जाते हैं और मतलब 10, 20, 50 हज़ार की बात छोड़िए, लाखों रुपए तक उसमें गंवा देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि आप OTP बताओ और हम ये डाल रहे हैं और फिर भी डाल देते हैं। जी। तो इसी तरह मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि जो व्यंगकार है वो व्यंगकार इतनी सावधानी सचेत होने के बाद भी जो रचना लिखता है, उस रचना में बहुत सारी चीज़ें आज जो दिखाई दे रही हैं वैसी ही चीज़ें कुछ दिनों बाद और बनती चली जाएंगी, क्योंकि मूल तत्व तो वही होता है, मूल तत्व एक होता है, लेकिन उसके रूप और प्रतिरूप बदलते जाते हैं। तो उन सब बदले हुए रूपों प्रतिरूपों को प्रतिफलित करने के लिए लेखक को, मतलब व्यंग्यकार को, एक अपना साचा तत्काल भी निर्मित करना पड़ता है और वो पहले से सोच के भी रखता है तो भी उसको परिवर्तित करना पड़ता है। कहानी में तो क्या है कि हमने एक तय कर लिया है कि भाई मुझे ये पात्र हैं और इनको इस तरह से आगे बढ़ाना है, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कथा को हम बदल सकते हैं जी। लेकिन यह जो व्यंग है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो बहुत सारी चीज़ों को तत्काल भी बदलना पड़ता है। मान लो आज एक घटना घटी है, हमारे मन में ये एक विचार कौंधा है कि मैं इस पर लिखूंगा, लेकिन हो सकता है कि कल वो उसमें कुछ दूसरी तरह की घटना घट गई तो मुझे तत्काल उसमें परिवर्तित भी करना पड़ेगा, संशोधन भी करना पड़ेगा। जी जी। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। जी, कला, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी आप प्रैक्टिस करती रहें, बॉक्स FM पे मैसेज करती रहें, सुनती रहें, आपको और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। हाँ, तो हमारे सभी लिसनर्स के लिए हम बता दें कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त बाकी रहा है और हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेने वाले हैं। मैं आपको अपने नंबर फिर से बता देती हूँ, 7339990969, 9116565744। ये दोनों हमारे नंबर हैं, स्टूडियो के नंबर हैं। आप जल्दी से कॉल लगाइए और जब तक आप कॉल लगाते हैं तब तक मैं आपको सुना देती हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कविता। देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताक़ुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों में टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगे किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र है कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कौसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अधभरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसिन थी, वो मासूम बहुत थी, अब इशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी वो। और मैं उम्र के इफ्तार में गुम, तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ, चलता हुआ, बहता गया। हेलो एंड वेलकम बैक। बॉक्स FM पर बात हो रही है व्यंग की। हम सब रंगे हुए हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग में। और कविता हमने सुनी कि मैं बहता गया, कश्ती उतार दी, साहिल जो समंदर में कश्ती उतार दी। तो उसी तरह आज भी हमारी कश्ती जो है वो व्यंग के सागर में डूबी हुई है। और कुछ आखिरी बातचीत जो है शो रैप अप करने से पहले हमारे सर जो करना चाहेंगे। जी सर। जी, एक तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि अगर किसी कारणवश कोई श्रोता आज के इस बातचीत को नहीं सुन पाया, इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाया हो, तो गुरुवार यानी कल रात 8 बजे इसका पुनः प्रसारण भी होगा, तो आप उसे सुन सकते हैं। अजय अनुरागी जी से चलते चलते हम बतियन के गली में बातें करते करते कहाँ से कहाँ तक निकल गए। एक आखिरी सवाल आपने भी अभी एक जिक्र किया था कि लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, और यही एक बड़ा कारण रहा है कि आज पाठकों के लिए लेखक तरस रहे हैं, पाठकों की कमी हुई है।
पाठकों की संख्या पहले की भांति कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में अगर आप बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। ये तो एक बड़ा सार्वभौमिक संकट है पाठकों को लेखक तक मोड़ने का, क्योंकि आज की जो स्थितियां इस तरह की हैं कि उसमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। ज़रूरी है लेकिन समझा नहीं जा रहा है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो या हमारी और प्रौढ़ पीढ़ी हो, वो भी पढ़ाई की ओर, पढ़ाई से तात्पर्य है कि लिखे हुए को पढ़ने की ओर प्रेरित कम हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं और इन कारणों को सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, समाज में क्या परिवर्तन आया है जिससे हम सब लोग पढ़ने से दूर होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से यह जो सोशल मीडिया का जो समय आया है, इस समय में हम देखते हैं कि फॉरवर्ड करने की स्थितियां ज़्यादा पैदा हो गई हैं। हम नहीं पढ़ें और दूसरे को पढ़वाएं, दूसरा सोचता है मैं नहीं पढ़ूं फिर तीसरे को पढ़वाऊं, और इस तरह से वो एक चीज़ घूमती रहती है और पढ़ता कोई नहीं है उसमें से। तो ये जो जल्दी से जल्दी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की जो ये कला है, कला ही कहा जाएगा इसको, ये कला अब इतनी बलवती हो गई है कि इसमें मतलब सब कुछ पढ़ना लिखना लोगों का छूट गया है। इस तरह का दौर आ रहा है कि जब तनाव, कुंठाएं और परेशानियां इस तरह की बढ़ गई हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, कि अब उन्हें पढ़ने की ओर लौटना पड़ेगा, पुस्तक की ओर फिर से लौटना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। फिर भी रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम था कि आप थोड़ा दूर रख करके आप उसको सुन सकते हैं, तो अच्छी तरंगें आपके दिमाग में जा सकती हैं। लेकिन यह जो दृश्य चीज़ें आई हैं, इस दृश्य चीज़ों ने मनुष्य के भीतर की जो कल्पना शक्ति है, जो विचार शक्ति है, जो सोचने समझने का विवेक है, उन तीनों को ही नष्ट करने का काम किया है। तो मैं सोचता हूँ कि यह जो रेडियो संस्कृति है वो फिर से आनी चाहिए समाज में, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की ओर फिर से लोगों को लौटना चाहिए। भले ही अपने मन पसंद की पुस्तकें पढ़ें, भले ही वो किसी विधा की पुस्तक न पढ़ें, किसी विषय की पढ़ें या उनको जो ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि एक बार पढ़ने की ललक शुरू होगी तो वो दूसरी चीज़ें भी पढ़ी जाएंगी, लेकिन पहले पढ़ना शुरू तो हो। तो प्रभात जी, यही कि एक बार पढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम सब लोग फिर से पढ़ाई और लिखने पढ़ने की ओर उन्मुख होंगे। मेरा यही सब लोगों से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप पढ़ें और सुनें, लेकिन देखें कम। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और श्रोताओं से हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि किताबों की ओर लौटें। किताबें जीवन में सबसे सच्चे साथी के रूप में आखिर तक हमारे साथ रहती हैं। बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन किताबें नहीं बदलती। किताबें पढ़िए और अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़िए, पढ़ने की उस प्रवृत्ति को वापस विकसित कीजिए। इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अजय अनुरागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैं आपका भी करना चाहूँगी प्रभात जी का, कि उन्होंने इतनी अच्छी बातचीत को बांध के रखा। व्यंग पर हमसे आज बातचीत हुई। हमारे सभी लिसनर्स को मैं बता दूं कि ये जो बॉक्स एफएम है, हमने एक वही परंपरा, एक वही तरीका वापस शुरू करने की कोशिश की है कि कुछ अच्छा कंटेंट हमारे कानों में पड़ पाए। और जो एक बहुत ऐसा प्रचलन चल पड़ा है कि कुछ बातें जो नहीं चलनी चाहिए वो भी चल रही हैं, अच्छा लिखने, पढ़ने या सुनने की तरफ हम कम बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बॉक्स एफएम सुनते रहना है और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, साथ में किताबें भी पढ़ते रहिए। बॉक्स एफएम की फेसबुक आईडी है बॉक्स एफएम नाम से, आप उसे फॉलो कर लीजिए फटाफट। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है boxfm_radio नाम से, तो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया, बी अ पार्ट ऑफ आवर रेडियो फैमिली बिकॉज दिस इज योर रेडियो, योर स्टेशन। फिलहाल चलते हैं और आपसे अलविदा कहते हैं, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, आपको हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, मज़े करते रहना है और सुनते रहना है बॉक्स एफएम।